ये जो पीआईएल था, एक्चुअली ये मद्रास हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर पास किया था वो बस एक रिकमेंडेशन था। कोर्ट ने डायरेक्ट कोई ऑर्डर नहीं दिया था कमीशन को। लेकिन ये जो पीआईएल था उसका मेन जो जो पीआईएल जो मेन चीज चाहता था वो नहीं हुआ। ये तो इंटरिम प्रेयर्स थे कि इंटरिम में आप एक ऑर्डर दीजिए कि कमीशन सारे पैंडेमिक रिलेटेड मैटर सुने आउट ऑफ टर्न, क्योंकि वेटिंग पीरियड 2 साल 2.5 साल का है कमीशन में। तो 2-2.5 साल बाद तो कोई यूज नहीं होता। जो अभी ऑक्सीजन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, वैक्सीन्स के बारे में, बेड्स हो जाए जो भी, तो ये मैंने लास्ट ईयर फाइल किया था। इसके पहले मैंने कमीशन को भी बोला था कि कुछ ऐसा सिस्टम आप लाइए, कोई बेंच लाइए जो ऑटोमेटिकली हियर करे मैटर्स को। क्योंकि कोई आउट ऑफ टर्न हियरिंग लेने के लिए भी कोई सिस्टम है नहीं कमीशन में एज सच। और लोगों को पता भी नहीं है कि ऐसा कुछ सिस्टम है। और जो न्यूज़पेपर्स में, मतलब मोस्टली तो ऑनलाइन मीडिया ये सब न्यूज़ कवर करते हैं, तो वो ज्यादा लोगों के पास जाता नहीं है ये इंफॉर्मेशन कि ऐसा कुछ ऑर्डर पास हुआ है या कमीशन ने ऐसे कुछ किया है। तो कुछ क्लियरली एक कोई सिस्टम हो जिससे लोग अपना कोविड रिलेटेड मैटर्स जल्दी से सुनवाई कर सके। तो वो एक इंटरिम प्रेयर था मद्रास हाई कोर्ट ने कि आप कोई ऑर्डर दीजिए एक स्पेशल बेंच के लिए जो कोविड रिलेटेड मैटर्स ऑटोमेटिकली सुने, हफ्ते में 1 बार 2 बार 3 बार जितने बार भी, लेकिन सुने वो। लेकिन जो मेन प्रेयर्स थे वो थे कुछ एक टाइम फ्रेम फिक्स करने के लिए कमीशन में आरटीआई मैटर्स को डिस्पोज करने के लिए। वो था मेन प्रेयर। और साथ में लाइफ एंड लिबर्टी के जो आरटीआई केसेस होते हैं जिसमें 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन देना होता है, वो जब नहीं दिया जाता, फर्स्ट एपेलेट के पास भी और कमीशन के पास भी कोई ऐसा सेट लिमिट है नहीं कि आपको भी 48 आवर्स के अंदर इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तो ये एक कानून में लेक्यूना बोलते हैं इसको, तो वो था। तो ये फिक्स करने के लिए मद्रास हाई कोर्ट में वो पीआईएल मैंने दर्ज किया था कि कोई एक सिस्टम हो, कोई एक टाइम फ्रेम हो जिसके अंदर कमीशन फिक्स डिस्पोज करे मैटर्स। ऑलरेडी 2 हाई कोर्ट के ऑर्डर्स थे, कोलकाता हाई कोर्ट और कर्नाटका हाई कोर्ट। लेकिन वो पता नहीं कैसे, वो तो इम्प्लीमेंट हो नहीं रहा। तो एक तरह से उसको रीइटरेट करे अगर मद्रास हाई कोर्ट, और एक क्लियर कट डायरेक्शन पास करे। लेकिन कोर्ट जब नए चीफ जस्टिस आए, उन्होंने सुना मैटर को, तो आई थिंक वो ज्यादा इंक्लाइन थे नहीं एंटरटेन करने को। वो ज्यादा फोकस में था उनका ये इंटरिम प्रेयर कि कोविड रिलेटेड मैटर्स सुनवाई हो। तो उन्होंने एक रिकमेंडेशन जारी किया और पूरा पीआईएल को उन्होंने क्लोज कर दिया। उन्होंने बोला कि हम इसको डील करेंगे लेकिन अभी नहीं, अप्रोप्रिएट स्टेज पे डील करेंगे। तो शायद कोई अगर चैलेंज करे बाय वे ऑफ रिट तो शायद हो कुछ। तो मेन ये था। ऐसे ही रिकमेंडेशन हुआ। फिर मैंने कमीशन को एक, आइडियली हम लोग को ये सब नहीं करने का जरूरत होना चाहिए, क्योंकि कितने लोग कोर्ट भागेंगे, कितने लोग इतना टाइम किसके पास रहता है, कोर्ट जाओ कचहरी करो। तो आइडियली ये सब नहीं होना चाहिए था। कमीशन को भी मैंने बोला था कि कुछ सिस्टम लाइए, उन्होंने मना कर दिया था। बोला था मिस्टर दास आपके तरह से नहीं चल सकता है, ऐसे करके मुझे डायरेक्टली उन्होंने बोल दिया था। तो मैं बोला कोई बात नहीं, आप नहीं करिए तो कोर्ट करेंगे। लेकिन फिर मैंने कमीशन को वो ऑर्डर का कॉपी भी भेजा, साथ में चिट्ठी भी लिखा था कि आप कोई एक स्पेशल बेंच रखिए, या आप ही जिन जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जिनके पास है पोर्टफोलियो वो ही सुने। वो थे चीफ कमिश्नर। तो 7 दिन के अंदर उनका रिप्लाई आया, बोला कि हम 2016 का एक सर्कुलर है वो हम फॉलो करेंगे। तो 2016 के सर्कुलर के हिसाब से कोई भी आउट ऑफ टर्न हियरिंग हो सकता है अगर कमिश्नर को लगे कि ये जरूरी है फैक्ट्स ऑफ द मैटर के तहत। तो हाँ, तो ऐसा हुआ। और उन्होंने
अभी एक्चुअली तो वो स्पिरिट में वो लोग काम कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। सारे हियरिंग्स हो रहे हैं, बहुत सारे लोग जाके आउट ऑफ टर्न हियरिंग ले रहे हैं पैंडेमिक रिलेटेड मैटर के लिए। लेकिन ये जो न्यूज है वो बहुत लोगों के पास पहुंची नहीं है अभी तक भी, और बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर्स भी होंगे जो डेड एंड में है एक तरह से, क्योंकि सीपीआईओ ने भी जवाब नहीं दिया या जवाब देने से इनकार कर दिया, क्योंकि बहुत सारे हेल्थ रिलेटेड मैटर्स जो है सेक्शन 81A के तहत रिजेक्ट कर दिया जा रहा है आरटीआई। मेरे कई सारे आरटीआई, क्रूशियल आरटीआई, ऑक्सीजन, कोविड का जो नेशनल टास्क फोर्स है उसके मीटिंग्स, जो एग्रीमेंट साइन हुए हैं इंडिया और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और कंट्रीज के साथ, बायलैटरल एग्रीमेंट्स, उनका कॉपीज, और जो वैक्सीन के प्राइस फिक्स हुए हैं, कौन सा एविडेंस के ऊपर उन्होंने फिक्स किया है, ये सारे के सारे मैटर्स उन्होंने सेक्शन 81A के तहत रिजेक्ट कर दिया। इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हार्म होगा इंडिया के, साइंटिफिक इंटरेस्ट को हार्म होगा, और एक और कोई इंटरेस्ट को हार्म होगा बोल के उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सारे के सारे आरटीआई। तो ऐसा हो रहा है, और इस टाइम पे कमीशन अगर कुछ नहीं करेगा तो फिर कोई फिर किसके पास जाएगा इंसान। तो अभी धीरे धीरे शायद ये सारे केसेस जाए कमीशन के पास। जी जी, धन्यवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण आपने प्रकाश डाला अपने इस पीआईएल के विषय में, जो भी आपने रिट पिटीशन दायर की थी। हमारे कोई साथी इसमें कुछ जी। आप लोग पूछना चाहेंगे सौरभ दास जी से? हाँ भाई, दैनिक दस्तक, हाँ आप, हाँ हाँ, हैंड रेज करें, पूछें। द्विवेदी जी, मैं ये सबसे पहले तो आपसे निवेदन करूंगा कि पहले जो अभी जो डिसीजन आया था 48 आवर्स वाला, वो आप बता देना, मेरी बात खत्म हो उसके पहले, क्योंकि हम उस डिसीजन को सुन नहीं पाए थे, लेट जुड़ने का। अब दूसरा ये है कि सर 48 आवर वाला जो मामला है उसके लिए एक तो कैटेगराइज वाला, जो एक भाई जो अभी जुड़े थे उन्होंने ये बात बोली थी कि कैटेगराइज वाला मामला, तो साहब अगर देखा जाए, हम पीआईओ वगैरह जो है उनको तो नॉर्मल 41B के तहत भी क्या जानकारियां बनती है वो नहीं मालूम है, तो फिर ये 48 आवर वाला कह दो तो उनके वो तो किलिंग बोल्ड हो जाते हैं। तो मेरा ये मानना है द्विवेदी जी कि इसके लिए डायरेक्ट आयोग में एक स्पेशल बेंच हो, और स्पेशल बेंच में ये 48 आवर वाला मामला डायरेक्ट कोई भी अपीलार्थी डायरेक्ट आयोग में एक बेंच स्पेशल उसके लिए बने और उसमें डायरेक्ट आवेदन करे, और वो जो बेंच है पहले तो उसको ये देखे कि कैटेगराइज वो अच्छे से कर सकेगी बनिस्पत इनके अपीलार्थी, ये प्रथम अपीली और जन लोक सूचना अधिकारी, इनके बनिस्पत जो स्पेशल बेंच रहेगी सर, तो वो ज्यादा जल्दी ठीक से समझ पाएगी और वो डायरेक्ट निर्देशन दे देगी कि भैया आप ये 48 आवर के अंतर्गत, जो 48 आवर में जो ये मामला बनता है आप इसको तुरंत दीजिए इसको, और वरना तो आप मैनुअली इस प्रकार से चलेंगे कि अब जन लोक सूचना अधिकारियों को तो यही नहीं मालूम रहता है कि कितने दिनों में, अभी चलिए बहुत सारों को चलिए, अभी ये परे है उनसे कि कितने चलिए दिनों में ठीक है। जानकारी दी जाती है एक्चुअल। नहीं नहीं, ठीक है, आपका आपका पॉइंट सही है कि जन सूचना अधिकारियों को जानकारी नहीं रहती है, लेकिन आवेदन तो सबसे पहले जन सूचना अधिकारी के पास ही लगाया जाएगा। तो अब इस पे सौरभ दास जी यदि कुछ आप पर मैंने प्रकाश डालना व्यवस्था चाहें। बताई है, व्यवस्था 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 में एक जी जी एक्चुअली हम लोग तो चाहते हैं बहुत कुछ ऐसे ऐसे करके काम करे कमीशन, ये करे वो करे, और बहुत सारी चीज कर भी सकते हैं वो लोग, लेकिन कौन करेगा वो बात है। क्योंकि आप देखिए सेंट्रल कमीशन में अगर देखें 8 कमिश्नर्स है, 8 कमिश्नर्स में से एक कमिश्नर सिर्फ 1 घंटे का हियरिंग करते हैं दिन में। 1 घंटा, 1 घंटे में कितने केस सुन लेंगे वो? आई थिंक 5 से 6 या 7 केस सुनते हैं मैक्सिमम दिन के, और सिर्फ 4 दिन काम करते हैं। दूसरे कमिश्नर्स, 8 में से 6 कमिश्नर्स सिर्फ 4 दिन हियरिंग करवाते हैं। सारे के सारे कमिश्नर्स 2 से 3 घंटा सिर्फ बैठते हैं हियरिंग करने के लिए।
अब मुझे लगता है कि जैसे हम लोग कमीशन को चाहते हैं काम करने के लिए, वैसे करते नहीं है स्टेट कमीशन। मैं आपको अगर तमिलनाडु कमीशन का बताऊं तो वहां पे आई थिंक 6 कमिश्नर्स है। 6 में से सारे के सारे कमिश्नर सिर्फ एक दिन आते हैं, 1-2 दिन मैक्सिमम वीक में, और 1 या 2 दिन में भी वो लोग बस 5 या 6 केस 8 केस सुनते हैं मैक्सिमम। तो अगर इस हिसाब से चलेगा तो पेंडेंसी तो बढ़ेगा बढ़ेगा। साथ में मुझे लगता है ये हमारे जैसे लोगों का, सिविल सोसाइटी का भी फॉल्ट है यहाँ पे। जैसे शैलेश जी ने मुझे एक बार बताया था कि सिविल सोसाइटी अगर क्वेश्चन नहीं करेगा, अगर क्वेश्चंस नहीं उठाएगा और कांस्टेंट एक प्रेशर नहीं लगाएगा इनके ऊपर, ये तो मोर देन हैप्पी है ऐसे ही काम करते रहने में, और बहुत सारे तो काम भी नहीं करते। तो सिविल सोसाइटी को भी एक तरह से कंटिन्यूअस प्रेशर बिल्ड करते रहना पड़ेगा, और एक इंटरैक्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कमिश्नर्स के साथ जाके मिलना, उनको समझाना कि क्या दिक्कतें आ रही है लोगों को, और वो भी कुछ करे, तो एक तरह से वो प्रेशर बढ़ता है उनके ऊपर। और ये हमारा ही फर्ज है ये करने को, क्योंकि विद इन द सिस्टम राहुल सिंह जी है जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स पास करते हैं, मैंने देखा। लेकिन एक कमिश्नर, हर स्टेट में ऐसे कितने सारे कमिश्नर मिलेंगे आपको? नहीं मिलेंगे। तो इसलिए एक इंटरेक्शन होना इंपॉर्टेंट है, और उनको फिर हम बता सकते हैं कि आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करने से ये लाभ पहुंचेगा लोगों को। तो वहां पे मुझे लगता है कि हम लोग कुछ कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ अगर हम डिस्कशन करें और कमीशन को ऐसा करना चाहिए, कमीशन को वैसा करना चाहिए, कोई नहीं सुनेगा। अगर हम चिट्ठी भी लिखे तो कुछ कोई नहीं सुनेगा। तो कोर्ट जाना हो तो कोर्ट भी जाना पड़ेगा, लेकिन हमें एक तरह से कॉन्स्टेंटली प्रयास करते रहना पड़ेगा। जैसा भी हो, जो भी निकले डिसीजन, लेकिन प्रयास इम्पोर्टेंट है। बीरेश सर कुछ पॉइंट जोड़ना चाहेंगे? बीरेश सर, इसमें आपका कुछ यदि इस आदेश को लेकर के। Definitely, Saurodas ने जो बताया, there is 2 orders, one from the Karnataka High Court, another is Calcutta High Court, and it has been clearly spelled out that the Information Commission should dispose of the second appeal within 45 days. These are the clear orders are there. On the basis of these 2 orders, Shailesh ji और भास्कर प्रभु जी ने चिट्ठी लिखे थे महाराष्ट्र कमीशन को. I think he will give more light, throw light on this here, unless we insist on timely disposal of second appeals by the Information Commission. This pendency will continue forever, because what I said here, Saurodas ji ने बताया, some information commissioners 5 या 6 cases सुनवाते हैं और हफ्ते में 4 या 5 दिन here. We have taken up these issues. We have been advocating for bringing some sort of code of conduct for the information commissioners also. There must be a minimum, at least 30-40 cases they should hear. Shailesh ji to more than 50 cases per day he was hearing करता था, और पूरा एक साल में 10,000 से ज्यादा cases dispose कर लिया. But here, when we take the statistics, even in Karnataka Information Commission, the number of disposals is not even 500 per information commissioner. Some of the information commissioners not even disposing 500 cases in a year. This is the reason why there is lot of pendency in the information commissioners. They are not doing justice to their job at all here. So when we are in hand 2 orders by the Karnataka High Court and the Calcutta High Court. Karnataka High Court is a very important order. It is against the Union Government and Central Information Commission. Once we see that these orders are properly implemented with the Central Information Commission, so that if they could be able to decide the case, dispose of the cases within 45 days as directed in the High Court order, I think we may achieve we can bring some drastical change in the functioning of the Information Commission. ये हम सभी सोच के इसी का we have to take importance of this case, these 2 orders, and we have to take it forward. Then only we can bring some change in the implementation system of the whole RTA is concerned. ये मेरा मैं थोड़ी बात जोड़ना चाहूंगा इसके साथ. नहीं बेलूर जी, मैंने 10,000 केस तो पर ईयर नहीं क्लियर किए हैं. मैंने 5,500 केस पर ईयर एवरेज क्लियर करता था, और मैं मानता हूँ 7-8 हजार जरूर हो सकते हैं. सौरभ जी से मेरी एक दरखास्त थी, एक रिक्वेस्ट थी, वो तो
जर्नलिस्ट है, और जो बात उन्होंने बताई सेंट्रल कमीशन की और तमिलनाडु की कमीशन की, मेरी विनम्रता से ये रिक्वेस्ट है कि कमिश्नर्स के नाम के साथ इसके आर्टिकल लिख के छापिए, ये बहुत जरूरी है। अगर अखबार नहीं छापते हैं तो एटलीस्ट सोशल मीडिया पे ही आने दीजिए, हमारे जैसे लोगों को बताइए कि क्या नाम है। Unless we shame them, I think we are not going to get anywhere. And you must be having some evidence of whatever you are saying. Wherever you have evidence and वो कितना क्लियर कर रहे हैं, हो सकता है थोड़ा शेम करेंगे तो कुछ सुधार आएगा. It is very necessary. So Saurabh ji, that would be a very big contribution to RTI movement itself. जी नहीं if you do that. चले जी, सौरभ जी नहीं बोले, सौरभ बुलाइए मुझे, आप इतना सीनियर है कैसे? आप काम से मेरे से सीनियर भी हो गए। आपने जो काम किया है, आपके ऑर्डर्स यूज करके हम लोग अभी इंफॉर्मेशन निकाल पा रहे, नहीं तो अभी तो पता नहीं कैसे कैसे ऑर्डर्स पास कर दे रहे कि ऑफिसर्स के नाम देने की जरूरत नहीं है डॉक्यूमेंट्स में जो कॉपी लेते हैं हम लोग। सेंट्रल कमीशन बोल रहा है आरबीआई को कि ठीक है, अगर आप सेवियर कर दे रहे नाम ऑफिसर्स का, उनका डेजिग्नेशन का भी चलेगा, क्योंकि आरबीआई नोज बेस्ट, एक्सपर्ट बॉडी है, तो उनको पता होगा कि क्या ठीक है क्या नहीं है। ऐसे ऑर्डर्स पास हो रहे, तो आपके ऑर्डर्स इतने सारे हैं अच्छे वाले, उसी से हम लोग तब भी कमीशन को बोल पा रहे कि देखिए ऑलरेडी कमीशन का ऑर्डर है, आप उल्टा डिसीजन तो नहीं दे सकते। यहाँ पर आलोक सिंह जी एक प्रश्न आपसे पूछना चाह रहे थे सौरभ जी। आलोक सिंह जी, आप अपना प्रश्न पूछिए ऑर्डर से संबंधित, इस ऑर्डर से संबंधित आपने कुछ नोट भेजा है इसमें। सौरभ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं और बाकी लोग सुन पा रहे हैं? सौरभ जी, आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने उस विषय पे एक पीआईएल मैंडेटमेंट के लिए हाईकोर्ट गए, जो विषय वाकई। क्या मैं आपसे थोड़ा रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पीआईएल आपने दाखिल करी थी, इसकी सॉफ्ट कॉपी हमें प्रोवाइड कर दें, क्योंकि भविष्य में और भी स्टेट्स में हमें मूव करना पड़ेगा। यू हैव मूव्ड इन मद्रास, बहुत अच्छा है। अभी बहुत से राज्य हैं जहां हमें मूव कर रहे बिना हम जो चाह रहे हैं वो नहीं है। हाँ आलोक जी, आपकी आवाज बीच में डिस्टर्ब हो रही है, हमें लगता है कुछ नेटवर्क का इशू आ रहा है, लेकिन हमें भेज देंगे वो अपनी। हाँ नहीं नहीं, वो थोड़ा एक्चुअल में क्या है कि कनेक्शन मिलने में थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा कनेक्शन मिलने में समय लगता है। ये जो मीटिंग्स का है अपना जी क्योंकि जरूर। और तो सौरभ जी, आपने बहुत ही निस्संदेह बहुत बढ़िया विषय उठाया, और अब क्योंकि माननीय हाईकोर्ट ने ये आयोगों पे छोड़ दिया कि वो डिसाइड करें, तो अब हमें या तो हम आयोग पे प्रेशर बिल्डअप करें कि वो लाइफ एंड लिबर्टी को डिस्क्राइब कर दें और 48 आवर्स जो 7(1) का परंतुक है वो लागू हो जाए सभी आयोगों में, या फिर हमारे पास हम विधायिका के पास वापस जाएं और वहां से कुछ लेकर के आए। वहां से लाने के लिए हम सबको कम से कम 4 से 5 राज्यों में आपकी रिट को लेकर के ही जाया जा सकता है। तो मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि ये रिट अगर हमें उपलब्ध हो जाए तो भविष्य में हमारे काम आए। जरूर आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। आप वो चैट बॉक्स में अपना ईमेल भेज दीजिए, जिन जिन को चाहिए वो कॉपी, तो मैं एक कॉपी का पेटिशन भेज दूंगा। लेकिन मैं जरूर यहाँ पे बोलना चाहूंगा कि अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो कोर्ट जाने के पहले जरूर एक बार देख लीजिए कि सामने जज कौन बैठा है, क्योंकि हाँ ये बात तो सही है कि हाई कोर्ट्स है, सुप्रीम कोर्ट है, और एकदम निर्णय सेम होने चाहिए, लेकिन आप हमारे सुप्रीम कोर्ट को देख लीजिए। आई थिंक पता नहीं 15-16 बेंच में बैठते, तो एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, 15-16 सुप्रीम कोर्ट है इंडिया में, क्योंकि हर बेंच कुछ अलग अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से ऑर्डर पास करता है। एक दिन में 2 डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं 2 डिफरेंट बेंच से सुप्रीम कोर्ट में। अगर सुप्रीम कोर्ट में ऐसा हो रहा है तो हाई कोर्ट्स में आप सोचिए कई सारे हाई कोर्ट्स है और कहीं सारे जजेस है। इलाहाबाद हाई कोर्ट में इतने सारे जजेस है, तो अगर आप कोर्ट जा रहे हैं तो अब ये गलत बात तो है, बहुत लोग
इसको हिन मानते हैं कि बेंच हंटिंग बोलते हैं, इसको एक टर्म देते हैं। लेकिन ये बेंच हंटिंग अब हमारे सिस्टम का ऐसा पार्ट हो गया कि अगर आप कोई ऐसे जज के पास चले जाए जो बोले गवर्नमेंट से थोड़ा उनके ऑर्डर्स जो है गवर्नमेंट प्रो होते हैं, या बहुत सारे संघी जजेस भी होते हैं, तो अगर वैसे बेंच के पास उस टाइम पे जब उनके पास वो पोर्टफोलियो हो आरटीआई मैटर सुनने का और आरटीआई पीआईएल सुनने का, या जो भी पीआईएल सुन रहे हो, अगर उस टाइम पे आप फाइल करो तो आपका पिटीशन एक तरह से वेस्ट ही होगा, क्योंकि ऐसे जजेस कुछ पास नहीं करेंगे। तो आप जरूर देखिए जज कौन है, किसके पास ये पोर्टफोलियो है और उनका ट्रांसपेरेंसी पे क्या रिकॉर्ड है, क्योंकि ये सब तो मुझे लगता है आइडियली लोगों को हर जज के बारे में एक पब्लिक डोमेन में होना चाहिए, उनका सीवी, कि वो उनका ट्रांसपेरेंसी में क्या रिकॉर्ड रहा, उनका एकेडेमिया में क्या रिकॉर्ड रहा, कितने साइटेशंस हुए उनके जजमेंट के, ये सब तो होना चाहिए, लेकिन है नहीं इंडिया में। तो इसे हमारा फर्ज बनता है कि हम देखें वो जज कौन बैठा है और उनका ट्रांसपेरेंसी से कितना प्रेम या हेट है, तो वो देखिए और उसके बाद आप कोर्ट जाइए। गलत बात है, कोर्ट तो एक फैक्ट्स ऑफ द मैटर के हिसाब से ऑर्डर पास करना चाहिए, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली ओरिजिनली ऐसा है बहुत सारे जजेस। जी मैं आपसे एक मेरा स्टडी से बताऊं, जी 70-80% जजेस ट्रांसपेरेंसी के फेवर में नहीं है, क्योंकि हम लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती की कि आरटीआई जुडिशरी में भी लगा दिया। वो हम नहीं करते तो बच गए होते, बट वो तो अभी हो गया। मेरे ख्याल से अगर 8-10 कोर्ट्स, अभी महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट में ये याचिका है, आपकी याचिका है, अगर 8-10 कोर्ट्स में हम ट्राई करें, जजेस जैसे भी हैं, कहीं ना कहीं लॉटरी अपनी लगने की पॉसिबिलिटी है। जी सर, लेकिन दिक्कत ये हो जाए कि अगर आप मानिए मद्रास, क्योंकि ये जो कमीशन से लॉयर्स आएंगे, सेंटर के लॉयर्स होंगे, वो तो कोर्ट को बोलेंगे कि अरे देखिए वो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ऐसा ही पीआईएल था सेम टू सेम, वहां पे तो डिसमिस हो गया, तो यहाँ भी डिसमिस कर दीजिए। मेरे हिसाब से अगर हम ये इंसिस्ट करें कि कर्नाटक हाई कोर्ट और कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजंस गलत हैं, ऐसा आप कहिए। गांधी सर, क्योंकि अगर कोई वकील वहां पे खड़ा रह के कहे कि गांधी ये सर, दोनों हाई कोर्ट के डिसीजंस को आप गलत कह रहे हैं, ये आप कह दीजिए तो हम मान लेंगे। अनफॉर्चुनेटली मद्रास हाई कोर्ट ने वो नहीं कहा है। नहीं, मद्रास हाईकोर्ट ने, गांधी सर, मद्रास हाईकोर्ट ने तो अब आयोग के ऊपर छोड़ दिया था कि आयोग नहीं छोड़ सकता है। भाई साहब मेरी बात सुनिए, कर्नाटक हाई कोर्ट एंड कलकत्ता हाई कोर्ट के डिसीजंस आर एप्लीकेबल टू द होल कंट्री बिकॉज दिस इज अ सेंट्रल लॉ। If we can force a judge to make a comment on that, under 140 ये लॉटरी है। आई एम नॉट सेइंग वी हैव अ क्लियर सॉल्यूशन, बट वी शुड ट्राई। जी जी यहाँ पर सौरभ जी, एक जो महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये है कि आपने इसमें प्रेयर्स के तौर पे कई सारी चीजें मतलब कोर्ट के समक्ष रिक्वेस्ट की थी कि वो इस पे अपील पर भी टाइम फ्रेम निर्धारित करें, कि अपील में भी जिस तरह से अपन आवेदन लगाते हैं तो 48 आवर्स के अंतर्गत हमें जानकारी लेने का हक है, वैसे ही अपील में भी हमें एक सर्टेन टाइम में 24 घंटे, 48 घंटे या 72 घंटे में वो भी हमें उसका जवाब दें। पर इस पर वो एकदम चुप रहे, उन्होंने शायद कोई कमेंट नहीं किया इस विषय पर, क्या आपके ऑर्डर पे? जी, जैसे मैंने बोला, उन्होंने एक्चुअली हुआ ये कि ये मैटर लिस्ट नहीं हो रहा था। लिस्टिंग बहुत बड़ी दिक्कत है हमारे कोर्ट्स में। लिस्ट एक बार मैटर चले जाते, एक बार हियरिंग होता है, फिर कोई डेट ही नहीं मिलता उसके बाद, और वो पेंडिंग रह जाती है। लेकिन ये इस वाले में अच्छे से एक्चुअली एक इंटरिम जो प्रेयर था ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बेंच के लिए वो था बोल के मद्रास हाईकोर्ट एक सो मोटू हियरिंग कर दी थी कोविड के मैटर पे तमिलनाडु और पौंडीचेरी पे। तो तब मैंने अपने लॉयर को बोला कि आप जल्दी से जाइए और वहां पे कुछ मतलब क्या बोलते हैं उसको, मेंशनिंग, हमारे चीफ जस्टिस यहाँ पे मेंशनिंग अलाउ नहीं करते, तो मेंशनिंग करिए, ऐसा ट्राई करिए आप कि क्योंकि हमारा भी मैटर कोविड से रिलेटेड, तो हमें भी सुनिए। तो उन्होंने एग्री किया था,
और ये थोड़ा वेकेशन के 2-3 दिन पहले का टाइम दिया था उन्होंने। तो एक्चुअली हुआ ये कि वही मैं बोल रहा हूँ कि अब कोर्ट को तो फैक्ट ऑफ द मैटर के हिसाब से जाना चाहिए, लेकिन वैसा है नहीं। अब वेकेशन के पहले क्या होता है कि सारे लॉयर्स आते हैं और तुरंत तुरंत इंटरिम प्रेयर्स वो लेना चाहते हैं कोर्ट से कि एडजर्न करिए, स्टे दीजिए, क्योंकि एक बार वेकेशन शुरू हो गया तो वेकेशन बेंच आ जाता है। फिर वेकेशन बेंच तो एक लॉटरी सिस्टम होता है। अगर आपका केस बहुत ही अर्जेंट है तो आपका लिस्ट हो जाएगा जैसे तैसे। अगर थोड़ा सा कम अर्जेंट है तो लॉटरी सिस्टम है, हो गया तो हो गया। तो इसलिए आई थिंक कोर्ट ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं था, क्योंकि उस दिन 70-80 केस सुन रहे थे चीफ जस्टिस। और जब हमारा और सारे लॉयर्स इंटरिम प्रेयर्स लेके 2-3 मिनट में डिस्पोज कर रहे थे अपना मैटर, और बहुत सारे एडजर्नमेंट्स भी हो रहे थे। तो जब हमारा केस आया, शायद उन्होंने अप्रिशिएट नहीं किया सीरियसनेस ऑफ द मैटर को। और लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि जो दूसरे प्रेयर्स है उस पे हम अप्रोप्रिएट स्टेज पे हम लोग सुनेंगे जरूर। तो उन्होंने कुछ डिसमिस नहीं कर दिया, उन्होंने क्लोज बोला, क्लोज द मैटर। तो डिसमिस किया नहीं है अभी। कोई रिट के हिसाब से अगर कोई ऐसा केस आता है मेरे पास तो फिर मैं एक रिट के तहत जा सकता हूँ, पीआईएल के तहत। जी, इसमें चौथा पॉइंट आपके इस जजमेंट में एक अजीब सा जोड़ दिया है कि मतलब आवेदक ऐसे आरटीआई ना लगाएं जिससे जो पब्लिक अथॉरिटी है, मतलब पीआईओ है, उनका समय इसी में ज़्यादा जाया हो, या इस तरह से मतलब ऑक्युपाई करें। तो इसका क्या मतलब है? इसका आपको लगता नहीं कि इसका कोई निगेटिव तौर पे भी पीआईओ यूज कर सकते हैं, या सर्टेन कोई एसआईसीज को निगेटिवली भी यूज कर सकते हैं कि भाई आप जब तक आरटीआई ही लगाते रहते हो, ये आरटीआई 48 आवर्स में ऐसे नहीं आता है, कोर्ट ने कहा है ये देखो ऑर्डर में, तो ऐसा भी तो हो सकता है। अब बात यह है कि क्योंकि मैं जर्नलिस्ट भी हूँ और मैं कुछ स्टोरीज पे काम कर रहा था, तो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में कॉल किया था जो कंसर्न पीआईओ थे। मैंने तो कई सारे आरटीआईज लाइफ एंड लिबर्टी के अंडर फाइल किया, अभी तक उनका जवाब नहीं है, वो अलग बात है। लेकिन लाइफ एंड लिबर्टी में मैंने फाइल किया था, तो उनको मैंने एक बार कॉल किया था और मैंने उनसे पूछा कि शैलेंद्र नाम जी था, शैलेंद्र जी बताइए आप ये आरटीआई तो डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे, क्यों ऐसा? तो वो पीआईओ ऐसे निराश थे और इतना उनके अंदर गुस्सा था, वो बोल रहे थे सर आप मुझे बताइए कि लोग ऐसा ऐसा आरटीआई फाइल कर रहे हैं कि मतलब लोग पूछ रहे वैक्सीन लेना सेफ है या नहीं, ऐसे करके आरटीआई फाइल कर दे रहे। वैक्सीन के क्या गुण है, ऐसे करके आरटीआई फाइल कर दे। और ये बात सही है, कई सारे लोग ऐसे आरटीआई फाइल कर रहे हैं पैंडेमिक के टाइम पे। आपका माइक आवाज नहीं आ रही सर, आपका माइक हो शायद गया कट है। गया। हाँ, तो माइक मैं बोल रहा था कि जो लेजिटिमेट आरटीआई क्वेरीज होते हैं, जो इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो पीछे रह जाती है फिर। क्योंकि अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में सेंट्रली फाइल करें आरटीआई और आप उनका रजिस्ट्रेशन नंबर देखें, 2-3 दिन में कुछ 400-500 का अंतर हो जाता है। तो इतने अगर आरटीआईज आ रहे हैं और इतने सारे एक तरह से फ्रिवलस आरटीआईज आ रहे हैं कि हम वैक्सीन कब लगाए, तो सिस्टम एक कोलैप्स कर जाता है। तो इसलिए मुझे लगता है हमारा भी एक सिटीजन्स का भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि फालतू के आरटीआईज ना फाइल करे, जो सही आरटीआईज है वो फाइल करे। ऑफ कोर्स अब क्या फालतू है क्या सही है वो तो सब्जेक्टिव मैटर है, वो हम अपने अपने तरह से सोच सकते हैं। लेकिन क्लियरली कुछ ऐसे आरटीआईज है जो सही में फालतू है, और वो बस कोई उससे लाभ नहीं पहुंच रहा है सोसाइटी को, उससे बस पेंडेंसी बढ़ रहा है वो मिनिस्ट्री के पास। तो कोर्ट का जो ऑर्डर है, मैं भी थोड़ा सा घबराया हुआ था कि ये कैसे यूज होगा, लेकिन मुझे तब पता था कि ऐसा सिचुएशन हो रहा है। तो ठीक है, अब ऑर्डर है वैसा, और पीआईओ यूज तो नहीं कर रहे वैसा ऑर्डर अभी तक, क्योंकि वो कोई बाइंडिंग ऑर्डर वैसा है नहीं, और उन्होंने बस एक कॉशन किया है सिटीजन्स को कि आप ऐसा मत करिए। जी, हमारे बीच में राहुल सिंह सर जुड़े हुए हैं। सर कुछ प्रकाश डालेंगे इन सब मामलों पर? बीच में आपका वीडियो ऑफ हो गया था और ऑडियो भी आप शायद सुनने में ज्यादा ध्यान लगा रहे थे। देखिए, जैसा सौरभ दास जी ने मैंने पहले ही बोला, मतलब हमने तो इनको धन्यवाद बोला है कि इनके इस पिटीशन पर ये कम से कम
मच रिक्वायर्ड जो एक कार्रवाई होनी है वो एक आदेश सामने आया है। तो अब ये बस ये है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हो सके, वो बहुत इम्पोर्टेंट है सभी सूचना आयोगों में। और जैसा मैंने कहा कि आगे आने वाले समय में भी ये कोविड का सेकेंड फेज, फिर थर्ड फेज, फिर हो सकता है फोर्थ फेज, फिफ्थ फेज आएंगे, ये तय है। और लेकिन पूरी तरह से कंप्लीटली जो आपका चाहे जितने आयोग हों या फिर जुडिशियल सिस्टम, उसका पूरी तरह से ब्रेकडाउन ना हो और उस समय किस तरह से काम करेगा, तो वो जो मैकेनिज्म है वो अभी डिसाइड होगा, वो अभी इम्प्लीमेंट होगा, ताकि आगे आने वाले समय में हम लोगों को परेशानी ना हो और व्यवस्थाएं ठीक ढंग से चलें और ट्रांसपेरेंट तरीके से चले। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जैसा आप लोगों ने इसमें ऑलरेडी डिसाइड किया है कि सब अपने अपने राज्य में सूचना आयोगों में ऑलरेडी जो महाराष्ट्र का भी डिसीजन है, महाराष्ट्र हाई कोर्ट का डिसीजन है, उसके बाद आपका कर्नाटक हाई कोर्ट का डिसीजन है, इसके अलावा फिर जो अभी जो सबसे रिसेंट वन सौरभ दास जी का जो केस में जो डिसीजन आया है, ये सब लेकर के आप अपना रिप्रेजेंटेशन दे करके व्यवस्थाएं अपने यहाँ लागू करवा सकते हैं। और सर साथ में ये भी मैं जोड़ना चाहूंगा कि जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन देते हैं उसमें कई बार कुछ होता नहीं है, वो शायद रद्दी में भेज देते बहुत सारे लोग। तो हमारे पास तो बहुत अच्छा तरीका है, एक आरटीआई डाल दीजिए कि व्हाट एक्शन हैव यू टेकन ऑन दिस रिप्रेजेंटेशन। देखिए क्या फाइल नोटिंग मंगवा लीजिए उनका, और फाइल नोटिंग में अगर एटलीस्ट ये तो रहेगा कि यस इट हैज बीन पुट अप ऑन दिस डेट, नो एक्शन हैज बीन टेकन, ऐसा कुछ रहेगा, फिर जैसे हम लोग आगे का स्ट्रेटेजी कर सकते हैं वो हम लोग फॉलो करें उसमें सीधे। जी कोर्ट के पास भी जाके बोल सकते हैं कि देखिए ऐसा इंपॉर्टेंट रिप्रेजेंटेशन है और ये देखिए फाइल नोटिंग, ये कमिश्नर ने कुछ नहीं किया, और फिर कोर्ट को आप बता सकते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, आप कुछ डायरेक्शन पास करिए। क्या पता कोर्ट भी थोड़ा अगर ट्रांसपेरेंसी के फेवर में हो तो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर पास कर देगी कमीशन को। ऐसा कुछ ना कुछ डिसीजन तो लेना पड़ेगा, आइदर दे वुड से कि मद्रास हाई कोर्ट ऑर्डर वाज रॉन्ग, ये कहना पड़ेगा उसको रिजेक्ट करते हुए। जी वही कोर्ट को तो कोर्ट कुछ ना कुछ तो बोलेगा अक्रॉस द कंट्री। जी आत्मदीप सर भी हमारे बीच में जुड़े हुए हैं। आत्मदीप सर कुछ जोड़ना चाहेंगे इस विषय में या कुछ रखना चाहेंगे? हमें लगता है आत्मदीप सर इनफैक्ट शिवानंद जी, मैं सौरभ जी को धन्यवाद दूं, बहुत ही शॉर्ट नोटिस पर वो आए। मतलब मैंने अभी कुछ देर पहले ही उनको ट्विटर पे मैंने मैसेज किया और मैंने उनका नंबर लिया, फिर उनको व्हाट्सएप किया, एंड इट्स रियली गुड दैट आई मीन ऑन शॉर्ट नोटिस यू कुड जॉइन अस। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ दास जी, और उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से जुड़े रहेंगे और इस मीटिंग में और भी समय देंगे। जी तो अभी शिवानंद जी अभी अगर एक दो क्वेश्चन हो। हाँ, वही मैं क्वेश्चन इनवाइट कर रहा था। हमारे जो साथी हैं, जो आप लोग कुछ सौरभ दास जी भी जुड़े हुए हैं, तो इससे संबंधित यदि आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं हमारे साथी, बिल्कुल आप बेहिचक पूछ सकते हैं यदि क्वेश्चन आपके पास है तो। सिद्धांत शर्मा जी आपने हाथ उठाया हुआ है। हाँ जी, हाँ सर, हेलो। हाँ जुगल सिंह गोड़िया जी पूछिए। हाँ नमस्कार जी। हाँ नमस्कार। मैं जोधपुर से हूँ। नमस्कार सभी। सर मेरा एक सवाल है, एक्चुअली में राजस्थान में क्या एक प्रैक्टिस सेट हुई है, आपकी थोड़ी सी मेरे को एक सलाह लेनी थी कि जनरली जब हम कोई भी आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं तो पॉइंट वाइज आप बिल्कुल लिखो, लेकिन उनका एक जवाब डिले करने के लिए एक सिंपल जवाब आता है कि आपने जो जानकारी मांगी है वो बड़ी विस्तृत है, आप हमारे ऑफिस में आके इनका निरीक्षण कर ले और फिर जो आपको चाहिए हम आपको दे देंगे। इसमें क्या हो रहा है सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो भी साथी, जैसे कई लोग जाते हैं, कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो वहां पे उनके साथ कोई छोटी मोटी बदतमीजी कर लेता है कोई ऑफिस वाला, जो कि एक तरह से स्क्रिप्टेड सारा गेम होता है। फिर वो उसके आगे जब तक वो घर नहीं आता उससे पहले उसके बाद थाने से फोन आ जाता है कि आपने ऑफिस में आगे बदतमीजी की है, ये किया, तो आपके अगेंस्ट एक मुकदमा दर्ज हो रहा है।
तो उसी के अंदर वो उसी सेटलमेंट के अंदर वो आरटीआई जो है वो दब जाती है कई बार। तो ऐसे में मेरा इन लर्न साथियों से एक सवाल है कि जब ऐसा जवाब आए तो उसमें क्या किया जाए? अपील लगाते, कई बार तो ऐसा हुआ कि हम आयोग में भी गए तो वो उन्होंने भी वही जवाब दिया कि जब आपको बुलाया था तो आप क्यों नहीं गए सूचना देने, आप जाएं और आप लेकर के आ जाएं। तो इसमें फिर क्या किया जाए? आप 10 की जगह आप 50 रुपए खर्च करिए, 10 रुपए की जगह 50 रुपए खर्च करिए और 10% 10 पॉइंट है, उसके 2-2 पॉइंट डिवाइड कर दीजिए, फिर 2-2 बिंदु की जानकारी। तो सर एक बिंदु की आप एक रिसेंट अगर आप कुछ सुनो, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक बताता हूँ। अभी मैंने मेडिकल कॉलेज में लगाया कि आपने जितने वेंटिलेटर रिसीव किए उनकी आप रिसीविंग की जो इंस्टॉलेशन रिपोर्ट होती है वो दे दो। सिंपल सा सवाल है, इंस्टॉलेशन रिपोर्ट स्टोर रजिस्टर में उसकी कॉपी होती है, उसका भी लिख दिया कि आपने विस्तृत मांगा है इसलिए आप आके इसका इंस्पेक्शन कर लो और ले। मांगा है, टाइम स्पेसिफिक है उसमें, टाइम स्पेसिफिक है उसमें, डेट नहीं टाइम, yes, A to B 31st of March to 30th of April, we can say like this. अच्छा, just 1 month। इसमें भी एक है कि सेम इंफॉर्मेशन मेडिकल कॉलेज में लगी जिसके अंडर में 2 हॉस्पिटल आते हैं, तो एक ने तो 10 रुपए मांग लिए कि आप 10 रुपए दे दो तो आपके 5 पेज आपको मिल जाएंगे जो इंस्टॉलेशन है, सेम वही का वो दूसरे। आवाज कट रही है, जुगल जी का नेटवर्क शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। हाँ ठीक है, हमें लगता है कि इनका एक जनरल प्रॉब्लम है जो हम सभी को फेस करना पड़ता है टाइम टू टाइम की। जानकारी बहुत बृहद किस्म की है और जानकारी आपको नहीं दी जा सकती है या आप कार्यालय में आकर इसका निरीक्षण कर लें। तो हमें लगता है कि कार्यालय में आके निरीक्षण करने वाली बात तो उचित रहेगी ना यहाँ पर, कि आप जाकर के देख लें और उनको बता दें। कह रहे हैं कि वो फंसा देते हैं, वहाँ पर पुलिस का केस हो जाता है इस तरह। हाँ जी सर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है सर, निरीक्षण के दौरान कुछ भी कर सकते हैं। देवानंद जी सर, मेरा एक सवाल है। मैंने एक मिनट जाट साहब 1 मिनट, एक प्रश्न का उत्तर हो जाए इसके बाद आपका नंबर आएगा, कृपया वेट करें। मेरा कहना है कि ये हर जगह ये ऐसी स्थिति नहीं है कि हर जगह पुलिस केस हो जाता और लोग बुला करके बहुत ही इस तरह से क्रिमिनल बेंट ऑफ माइंड से लोग काम करते हैं OPIOs, तो वैसा हर जगह स्थिति नहीं हो सकता। किसी एक आध केस में कहीं मतलब यू कैन सी इट एज एन एक्सेप्शन। तो उसमें तरीका यही रहता है कि आपको लगता है कि आप जब भी आप जाएं कहीं पर तो आपको वहाँ पर ऑफिस में CCTV रहता है, आप वैसी जगह पे जाकर के बैठिए, अगर वो निरीक्षण करने को बोल रहे हैं तो वो CCTV के अंडर में आप कर लीजिए वहाँ पर, ताकि वो रिकॉर्ड पर रहे कि जहाँ आप निरीक्षण कर रहे हैं। तो आपके पास भी फोन रहता है, फोन से आप अपनी रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं वहाँ पर क्या चल रहा है, अपनी खुद की निरीक्षण की समय की खुद की रिकॉर्डिंग भी करवा सकते हैं आप। और अब इसका तो सीधा सिंपल एपीलेट प्रोसेस में ही जवाब है कि अगर एक बिंदु की जानकारी को भी कोई अगर विस्तृत बता रहा है, सिर्फ एक बिंदु की जानकारी, जैसा मोटिव बेसिक है, जो मोटिव बेसिकली एक तो जो मैंने आपको बताया कि भाई ये हो जाएगा। आपने पूरे राजस्थान के हॉस्पिटल्स का मांगा है या कहाँ का? सर मैंने मेडिकल कॉलेज से मांगा है जिसके अंडर में 2 हॉस्पिटल आते हैं, एक में 12 वेंटिलेटर इंस्टॉल हुए, एक में 10 हुए हैं, तो उसमें इशू हुआ वो जानकारी है, बहुत ही लिमिटेड जानकारी है सर। बिल्कुल 2 महीने का रिकॉर्ड है, एक में 12 वेंटिलेटर है, एक में 10 है। ऑफलाइन मेरे को सब पता है, लेकिन रिकॉर्ड फिर आप इसमें कह सकते हैं कि गलत तरीके से डिले कर रहे हैं और आप अपीलेट प्रोसेस में फर्स्ट अपील में इसकी शिकायत करिए उस PIO की, गलत ढंग से उन्होंने मेरी जानकारी को रोकने की कोशिश की जा रही है और जानकारी बहुत ही सीमित है, मात्र इतने पेजेस की जानकारी हो गई है, इससे ज्यादा की 8 पेज हॉस्पिटल दे रहा है। इसको इन्होंने बाद में आप उसको आयोग में भी उसकी शिकायत करिए, मतलब आयोग में जब अपील करेंगे तो आयोग के अपील में भी आप लिखिए कि इन्होंने गलत इस पर वो करके जानकारी बहुत ही लिमिटेड स्वरूप की थी, उसके बावजूद इन्होंने
गलत आधार बना करके ये पूरी जानकारी रोका है, तो इनको दंडित किया जाए जो पीआई होगा। एक और काम कर सकते, एक और आप काम कर सकते हैं कि जो मैं क्या करता हूँ, ऐसे अगर ऐसे सिचुएशन तो वैसे आया नहीं अभी तक, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, वाइड स्प्रेड अगर हो रहा है पूरे स्टेट में, तो फिर आप ऑब्वियसली मीडिया में हाईलाइट कर सकते हैं। लेकिन अगर कहीं ऐसा एक ऑफिसर है और उसने ऐसा ऐसा किया, तो आप एक चिट्ठी लिख दीजिए, वो जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हो या जो भी डायरेक्टर हो उस मेडिकल कॉलेज का, और वहां पे एक कंप्लेन लिख दीजिए कि ऐसा ऐसा आपका आरटीआई सिस्टम में ऐसे करके हैरासमेंट हो रहा है। कुछ थोड़े हैरासमेंट वर्ड यूज करिए, क्योंकि हैरासमेंट है ये तो। और वहां पे लिखिए कि ऐसा इंफॉर्मेशन के लिए भी वो हम लोगों को बुला रहे हैं, और कोविड के सिचुएशन में ऐसा है नहीं, तो प्लीज पुट योर हाउस इन ऑर्डर। आप अपने डायरेक्शन पास करें अपने ऑफिसर्स को कि प्रो ट्रांसपेरेंसी और जो भी आपका ग्रेवेंस है, और थोड़ा स्ट्रांगली वर्ड करके उसको भेज दीजिए। फिर उसके ऊपर एक आरटीआई डालिए कि ये डायरेक्टर ने किया क्या। मोस्टली मैंने देखा है कि स्टेट्स में एटलीस्ट वो लोग बता देते हैं कि वो लोग ने क्या एक्शन लिया, और कुछ रिप्लाई वगैरह भेज देते हैं जब आरटीआई वगैरह आ जाता है उनके पास। तो ये भी आप कोशिश कर सकते हैं कि वो जो ऑफिसर है उसके अगेंस्ट डायरेक्ट कंप्लेन करिए। पीआईओ मत बोलिए, उनका नाम लेके फिर बोलिए कि वो पीआईओ भी है, और फिर एक कंप्लेन दर्ज करिए, आप अपने तरफ से करिए, तो फिर कुछ हो सकता है शायद। थैंक यू सर। ये सब ट्रायल एंड एरर मेथड है, जो काम करे, कहाँ काम करे, क्योंकि सारे स्टेट्स में डिफरेंट है, ऑफिसर्स भी अब कैसे हैंडल करते हैं। पीआईओ को, ऑफिसर को, बेसिकली जो ऑफिसर है वो एक पीआईओ भी है, और ये उसकी ड्यूटीज में है कि उसको क्या क्या काम करना है, उस ऑफिसर की ड्यूटी में लिखा हुआ है। तो वो जो सर्विस रूल्स होते हैं, सर्विस रूल से वो ऑफिसर बंधा हुआ है कि उसको ये उसकी जो भी उसकी ड्यूटीज होती है उसको पूरा करना है। एज अ पीआईओ इफ इज फेलिंग हिज ड्यूटीज, तो वो आप जब हाईलाइट करते हो तो उसकी जो सुपीरियर अथॉरिटीज हैं वो उसके अगेंस्ट एक्शन ले सकते हैं कि भाई ठीक है, आप अपना काम ठीक ढंग से नहीं कर रहे हो। और आरटीआई जरूर डाल दीजिए उस चिट्ठी पे। राहुल सिंह सर, राहुल सिंह सर, मेरा ये निवेदन है सर कि जो निरीक्षण के कागजात दस्तावेज जो हैं सर, अगर किसी को वहां जाने में प्रॉब्लम हो रही तो वो अन्यत्र स्थान पर अगर वो मांग करे कि उसका निरीक्षण अन्यत्र स्थान पर करना चाहे सर निरीक्षण, तो क्या ये उचित हो सकता है सर? यदि उसको वहां जाने में वो कठिनाई महसूस करे, या उसके साथ हो सकता है कुछ दुर्व्यवहार हो सके, या घटना की कोई भी संभावना हो, तो क्या सर ये पॉसिबल हो सकता है कि वो कहीं अन्य स्थान पर उसे निरीक्षण के लिए मांग करे? मतलब नॉर्मली इसमें कोई ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। आप सोचो ना, मतलब आप कैसे कन्विंस करोगे उस अथॉरिटी से जिस अथॉरिटी के ऊपर आप मारपीट का आपको अंदाजा कि वो मारपीट करेगा अंदर, तो फिर आप ये भी सर हुआ है सर हुआ है। मेरे साथ मैं बोल रहा हूँ कि वो आप साथ में ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो अथॉरिटी इतना अंडरस्टैंडिंग होगी उसके साथ कि वो दूसरी जगह के लिए तैयार हो जाएगा। वो तो मान के चलिए वो नहीं होगा अगर कोई मारपीट करने की। सर मैं सब कुछ पूछना चाहता था सर। हाँ पंकज जी बताइए, हाँ पूछिए। हाँ जी सर नमस्कार, मैं जयपुर से राजस्थान से बोल रहा हूँ सर, पंकज जोया नाम है सर मेरा। क्या करते हैं सर? एक डॉक्यूमेंट से संबंधित क्या करते हैं? मैं सर वैसे तो बिजनेस करता हूँ, मगर ये बिजनेस फुटवेयर का बिजनेस है। मैं सोशल एक्टिविटीज में भी सर करता हूँ सर। एक हमारा यहाँ जोबनेर में कुछ दिन मकान था, मैंने उसके लिए एक आरटीआई लगाई थी जोबनेर नगर पालिका में। तो इस दिन में उन्होंने जवाब मेरे को नहीं दिया, फिर मैंने अपील करी, फिर सूचना आयोग राजस्थान जयपुर में उसकी मैंने द्वितीय अपील करी। द्वितीय अपील में सर कम से कम भी 1.5 साल बाद में नंबर आया सुनवाई के लिए। तो सूचना जो मांगी थी मैंने पीआईओ से, उन्होंने वहाँ एक एफिडेविट पेश किया कि साहब हमारे से फाइल खो गई। तो फिर वहाँ चंद्रमोहन जी मीणा थे एक सूचना आयुक्त, तो उन्होंने मैंने अपील में जो बहस करी उसमें मैंने कहा कि साहब अगर खो गई है तो फिर जो जिम्मेदार अधिकारी है उसके खिलाफ आप एफआईआर दर्ज करने के आदेश करिए। तो फिर उन्होंने मेरी अपील, मेरी जो कंप्लेंट थी उसको उन्होंने स्वीकार करते हुए उस पर आदेश किया कि जब इसकी जो है नामदर्ज एफआईआर दर्ज कराइए संबंधित थाने में। उसकी सब पालना आज मैं कम से कम 2.5 साल हो गए साहब, आज तक पीआईओ ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई थाने में। यानी 1 जनवरी 2000
19 को सूचना आयोग ने फैसला। आपके यहाँ राजस्थान में रिकॉर्ड रूल्स हैं क्या? हाँ, रिकॉर्ड रूल्स स्टेट के रिकॉर्ड रूल्स होते हैं जिसके तहत सारे रिकॉर्ड्स का मैनेजमेंट किया जाता है। उसमें मतलब ने सारे रूल्स मतलब बने होंगे, उसमें एक्ट रहता है, रिकॉर्ड एक्ट होता है। एक्ट के तहत आपके सरकारी कार्यालय में किस तरह के रिकॉर्ड्स किस तरह से रखे जाएंगे, पर क्या क्या कार्रवाई होगी। तो जैसे सेंट्रल का रिकॉर्ड एक्ट है तो उसमें बकायदा लिखा हुआ है कि कितने का जुर्माना होगा और क्या होगा। गिरीश बेलूर जी ने कर्नाटका में वहां पर पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट सर, दैट इज कॉल्ड पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट। यस, पब्लिक रिकॉर्ड एक्ट जो है वो कर्नाटका में है। वैसे आप लोगों का रिकॉर्ड एक्ट है या नहीं है? सर इसकी तो सर मेरे को जानकारी नहीं है। अगर रिकॉर्ड एक्ट है तो आप रिकॉर्ड एक्ट, एक तो आप धारा 18 में कुछ शिकायत करिए आयोग में कि आपके आदेश का पालन नहीं हुआ है ना, और इसमें अभी तक कार्रवाई हुई नहीं है। तो आयोग इसमें 1960A में कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि आयोग के अगर आदेश की ही कार्रवाई नहीं हो रही है तो बहुत ही गलत है ये, और आयोग इसमें अप्रोप्रिएट एक्शन ले सकता है। सर इसमें मैंने परिवाद भी सर दायर किया था। इन्होंने सर क्या किया, पीआईओ ने हमारे को सर इसमें भ्रमित करने के लिए इन्होंने एक झूठी एफआईआर संबंधित थाने में पेश करने के नाम से अपनी पत्रावली में लगाई। मैंने उसकी सूचना मांगी तो उन्होंने कहा कि साहब हमने एफआईआर जो थाने में भेजी थी मगर संबंधित थाने ने दर्ज नहीं करी। फिर मैंने साहब एसपी साहब से एक मिनट का सर, एसपी साहब से मैंने उसमें आरटीआई मांगी कि साहब इतनी तारीख को पीआईओ जोगनेर नगर पालिका ने आपके पास एक तो परिवार भेजा, आपने उसको दर्ज नहीं किया। तो उन्होंने हमारे को जवाब भेजा कि हमारे पास नगर पालिका जोगनेर का कोई परिवार नहीं है। तो फिर साहब मैंने फिर उनके खिलाफ मैंने यहाँ कोर्ट से उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। अभी सूचना आयोग के आदेश से नहीं हुआ, और वो मेला फाइल इंटेंशन करने का कि साहब इन्होंने ये इस तरह से इन्होंने कोर्ट रचित दस्तावेज तैयार करके परिवादी को भ्रमित करने के लिए इन्होंने ये पत्रावली में दस्तावेज पेश कर दिए। वो मैंने एक मुकदमा फिर उसके पीआईओ के खिलाफ दर्ज करवाया। बहुत अच्छा किया आपने सर, आप तो अपने हिसाब से एक्शन ले रहे हो, लेकिन उसमें सूचना आयोग से जो एक्शन हो सकता है वो आप देख लीजिए। स्पष्ट रूप से यहाँ पर पीआईओ जो है उसने गलत काम किया है, आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी है, और सूचना आयोग की जो आदेश थी उसकी अवहेलना की है। तो सूचना इस मामले में उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लेना चाहे या फिर पेनल्टी लगाना चाहे तो वो ले कर सकता है। और इसके अलावा अगर राजस्थान पब्लिक रिकॉर्ड्स एक्ट है उसमें जो कार्रवाई है उसके लिए आप अलग से एक उसकी शिकायत कर दीजिए उस अधिकारी के खिलाफ, इन्होंने इस उल्लंघन किया है, और रिकॉर्ड्स एक्ट के तहत इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, और फिर बाद में एक आरटीआई भी लगा दीजिए कि उसमें क्या कार्रवाई हुई है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू सर। पीएस जाट जी आप क्या पूछना चाह रहे थे? पीएस जाट जी चलिए शॉर्ट में आप अपना प्रश्न पूछिए। पीएस जाट सर। हाँ, सभी साथियों को जय हिंद सर। मेरा सवाल ये था कि मैंने एक आरटीआई लगाई थी, उसका एक बिंदु की आरटीआई थी, उसमें पीआईओ ने मेरे को जवाब दिया है कि आपका जो ये प्रश्न है ये प्रश्नात्मक है, इसलिए नहीं दी जा सकती सूचना। ये जवाब दे दिया, काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक है। क्या प्रश्न बताओ आप क्या करें अब आगे? आप पहले आरटीआई में जो मैंने पूछा कि सर मैंने पूछा ये कि वार्ड नंबर 42 और इस नाम से ये बिल्डिंग बन रही है, इसकी परमिशन के स्वीकृति क्रमांक से अवगत कराएं। इतना ही सवाल था मेरा। राहुल लेकिन इसमें दीदी आप काल्पनिक एवं प्रश्नात्मक है। हाँ ठीक है जाट साहब। हो सकता है कि कोई उसका स्वीकृति क्रमांक ही नहीं हो, कुछ बना ही नहीं हो, इसीलिए काल्पनिक हो गया। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन तो हम उसी को बोलते हैं जो एक्चुअली करता है। जी सर, आपके पास है अगर उसका कुछ उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है कि वो है तो नहीं बिल्कुल सर। मैंने फिर एक कर्मचारी से पूछा तो उसकी स्वीकृति हुई है, लेकिन वो दे नहीं इसलिए नहीं रहे कि G+3 की स्वीकृति है और उसने 7 मंजिल का अवैध निर्माण कर लिया। उसमें क्या होता है पीएस जाट जी, उसमें दिक्कत क्या हुई है, आप सूचना के अधिकार कानून को समझिए। कानून में वही जानकारी दी जाती है जो आप खुद ही बता रहे हैं कि वो
लीगल है। तो आप कोई जी सर। बिल्डिंग खड़ी हुई है, बिल्डिंग की परमिशन नहीं है, अब आप अगर बोले आप जानकारी मांगे कि इस बिल्डिंग की हमें जो का वो दे, तो उसकी आरटीआई का सर। जवाब यही आएगा, ये जो जानकारी आपने मांगी है वो काल्पनिक है, क्योंकि वो अब आप ये करिए कि जो इलीगल है ना उसकी आप बनाइए शिकायत। अब जी ये सर। क्लियर हो गया कि उसकी परमिशन नहीं है, अब आप बनाइए उसकी शिकायत। हाँ वो ये शिकायत तो लगा दी सर, फोटो मैं लीजिए, वो लगा दी सर शिकायत बना के। तो वो करके आप उसको अटैच के अब उसमें आरटीआई लगाइए कि इसको स्वीकृति नहीं मिली है, या आरटीआई की इससे जाहिर है कि स्वीकृति नहीं मिली है, तो इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। जी सर। ब्रिजेश विश्वकर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट करके शॉर्ट में प्रश्न दूसरा पूछे। आप ये कर सकते हैं कि उसकी जो आप पर्टिकुलर जो भी उससे रिलेटेड पेपर हैं, वो पेपर आप एक्सेस कर सकते हैं। हेलो, हाँ विश्वकर्मा जी बताइए, एक मिनट, विश्वकर्मा जी ने हैंड रेज किया था आपके पहले, हाँ पूछिए विश्वकर्मा जी। जी सर, मैं ब्रिजेश विश्वकर्मा गंज डिस्ट्रिक्ट विदिशा से हूँ, ज्वाइन करता रहता हूँ। सर एक क्वेश्चन है मेरा कि हमारे यहाँ के जो जितने भी विभाग हैं उन विभागों में मैं गया तो वहाँ पर किसी प्रकार का कोई सिटीजन चार्टर नहीं है हमारे विभाग में। तो मैंने एक जिला कलेक्टर को एक आवेदन दिया, जिसमें मैंने फरवरी को आवेदन दिया था, उसका तो अभी तक कोई मेरे पास जवाब नहीं आया है। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि उसमें मैं आरटीआई लगा के जानकारी प्राप्त कर सकता हूँ ना? आप कर सकते हैं जानकारी, आप उसमें अपना आवेदन लगा दीजिए, उसमें आरटीआई आवेदन, ये जो शिकायत थी उसकी कॉपी भी लगा दीजिए साथ में शिकायत। हाँ वो मेरे पास जो है, जी मेरे पास जो है वो संलग्न है और अभी भी मेरे पास फोटोकॉपी है। तो मैंने उनसे ये पूछा था अपने जिला कलेक्टर महोदय से कि जितने भी विभाग है तो उनमें सिटीजन चार्टर की व्यवस्था की जाए, करवाई जाए, लेकिन आज दिनांक तक नहीं हुआ सर। तो उसमें मैं आरटीआई लगा के उनसे जानकारी ले सकता हूँ? जी जी ठीक है। तो शिवानंद जी, मुझे लगता है हाँ मुझे भी लगता है कि काफी टाइम हो गया है और अब इस मीटिंग को अब आज यहीं पे प्रश्न उत्तर राहुल सर, हाँ नरेंद्र जी, नरेंद्र सिंह राजपूत, मैं आपसे ये अनुरोध कर रहा था, आपने कुछ पहले ट्वीट किया था 2 दिन पहले, वो एक जो अमिताभ बच्चन की एलोट्यून और कोरोना एलोट्यून के लिए किन को पैसे दिया जा रहा है? कोरोना के लिए कोविड-19 का सर्टिफिकेट। हेलो, आप थोड़ा स्पष्ट, नरेंद्र जी स्पष्ट प्रश्न आप पूछिए, पहले स्पष्ट प्रश्न पूछिए आप शॉर्ट में। नहीं, एक पर्सन था, सरकारी पर्सन था, ट्विटर पर टैग किया हुआ था, कोई सवाल था जो इसमें कोविड-19 के जो एलोट्यून है उसको लेकर इनको अमिताभ बच्चन है या कोई भी किन्हीं की भी आवाज को लेकर कि भाई वो कितने रुपए ले रहे हैं सरकार से, या सरकार इनको कैसे कितने रुपए दे रही है? नहीं, तो उसकी मैंने आरटीआई में जवाब मांगा था सर। नहीं आरबीआई का था ना वो, आरबीआई के लिए उसमें अमिताभ बच्चन ने आरबीआई के लिए कुछ एडवर्टीजमेंट किया था, तो उसके लिए कितना पैसा उनको मिला है उसका कुछ किसी ने कोई इंफॉर्मेशन मांगी थी, शायद बनारस से किसी ने। मेरे को जवाब मिला है सर, इसमें चिकित्सा विभाग ने जवाब दिया है और एक दिया है इन्होंने ट्राई रेगुलेटरी ऑफ इंडिया ने, और एक और किसी विभाग ने दिया है कि हमने कोई पैसा नहीं दिया है। नहीं तो वही इन विभागों ने, तो आरबीआई को पता नहीं है सर। आरबीआई का था और आरबीआई ने मना कर दिया से ये कमर्शियल कॉन्फिडेंस का मैटर है। और हमारे को तो मेरे को जवाब दिया था, मतलब इन्होंने कि भाई हाँ हम पैसे नहीं दे रहे, अभी तक आपको कोई हमारे साथ कोई करार नहीं हुआ है। आपने सही कहा नरेंद्र जी, जैसा आपको जवाब मिल गया तो जहाँ पेमेंट अगर उनको भी जवाब मिलना चाहिए था। चलिए नारायण जी, आपका प्रश्न का वो थोड़ा सा आपने भी आरटीआई लगाया था, सही आपको जवाब जो भी मिला, और ये आरबीआई से संबंधित मामला। हमारे बीच में आदित्य सर जुड़ चुके हैं, अभी फिर हमें लगता है कि डिस्कनेक्ट हुए थे। हमारे बीच में सौरभ दास जी भी हैं। तो ये जो चर्चा चल रही थी सर, इस आदेश के बाद, आदेश के बारे में जो सौरभ जी ने लगाया था,
और मद्रास हाई कोर्ट ने दिया है। तो इस विषय में कुछ यदि आप जोड़ना चाहते हैं सौरभ जी से कुछ इंटरेक्शन, कुछ ऐसी बातें हैं तो कृपया आप कार्यक्रम की समाप्ति भी अपन करने की दिशा में है, तो फिर एक अंतिम डिस्कशन ये हो जाएगा। आप अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे सर। आत्मदीप सर अपने आप को अनम्यूट कर लेंगे। जी हाँ, हमारे बीच में सौरभ दास जी हैं, जिस आर्डर की अपन बात कर रहे थे वो हमारे बीच में जुड़े। श्री राहुल सिंह सर ने उनसे संपर्क किया और उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया और वो हमारे बीच में आए, जुड़े हुए हैं। तो इस आदेश के विषय में अपन जो चर्चा कर रहे थे 48 आवर्स लाइफ एंड लिबर्टी वाला जो मामला था कोविड-19 रिलेटेड, तो कुछ यदि बातें यदि आप जोड़ना चाह रहे हैं, कुछ इंटरेक्शन है तो कृपया स्वागत है। सौरभ जी, आत्मदीप सर हमारे फॉर्मर एमपी के फॉर्मर एसआईसी रह चुके हैं, तो उनके बारे में तो जानकारी सर आपको है ही है, और आप लोग वैसे भी मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि एक दूसरे के प्रति जानकारी न हो, और एक इंट्रोडक्शन के तौर पे। देखिए, इस फैसले और आरटी एक्ट के संबंध में एक चीज रेखांकित करना चाहेंगे कि 40 घंटे में जानकारी देने का जो प्रावधान है 7 एक्ट में, उसका अगर पालन नहीं होता है तो उसके अगेंस्ट फर्स्ट अपील और सेकंड अपील की मियाद, फर्स्ट अपील के निपटारे की भी मियाद क्या होगी, ये कानून में कहीं स्पष्ट रूप से उल्लेखित नहीं। इसका क्या व्यवहारिक समाधान होना चाहिए, ये अभी तक प्रथम अपीलीय अधिकारी और सूचना आयुक्त अपने विवेक से ही करते रहे हैं। इस पे इस फोरम पे बात उठाई जानी चाहिए कि इस अपील के बारे में भी स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए। दूसरा, एक प्रश्न इस चर्चा में यहाँ गोल हो गया, जो राजस्थान के श्री भवानी शंकर जी ने पूछा था कि राजस्थान के सूचना आयुक्त लक्ष्मण सिंह जी ने ऐसे कई आदेश पारित किए हैं जिसमें कहा गया है कि दस्तावेजों का निरीक्षण कराकर चिन्हांकित प्रश्नों की प्रमाणित प्रतिलिपियां दी जाए। ऐसा करने का सूचना का अधिकार कानून में कहीं कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए अपील खारिज की जाए। ये उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया भवानी शंकर जी ने, और उन्होंने ये भी चाहा है कि कोई इस तरह के आदेश हो जिसमें लक्ष्मण सिंह जी के वर्डिक्ट के विपरीत बात कही हो, उपलब्ध है। इस संदर्भ में भवानी शंकर जी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप धारा 2J पढ़िए और ये लक्ष्मण सिंह जी को भी इसका लिखित उद्धरण दीजिए कि धारा 2J में सूचना के अधिकार के तहत 4 बिंदुओं पे अधिकार दिए गए हैं। पहला बिंदु है दस्तावेजों अभिलेखों का निरीक्षण। दूसरा बिंदु है जो सूचना के अधिकार के तहत जो हक दिए गए या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना। तीसरा है सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना। चौथा अधिकार है सूचना के अधिकार में डिस्केट, फ्लॉपी, वीडियो कैसेट में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में या प्रिंट आउट के माध्यम से सूचना को प्राप्त करना, जहां ऐसी सूचना कंप्यूटर में या किसी अन्य इलेक्ट्रॉनिक रीति में संधारित है तो उसी रूप में लेना। ये जो सूचना के अधिकार में 4 बिंदुओं के हक हैं, इन चारों का एक साथ इस्तेमाल करने का अधिकार है हर भारतीय नागरिक को। सूचना के अधिकार के इन चारों बिंदुओं का एक साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, कहीं मनाही नहीं। तो इसमें निरीक्षण और निरीक्षण के बाद अभिलेखों की प्रति लेना और साथ में अगर आवश्यक है तो सामग्री के प्रमाण नमूने, ये सारी चीजें कानून बनी है कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आपको निरीक्षण करा के प्रतियां दी जाए, या तो आप खाली निरीक्षण मांगिए या केवल प्रतियां। इसके उलट मध्य प्रदेश सूचना आयोग में सूचना आयुक्त के पद पर रहते हुए हमने 2 मोटो ऐसा किया है। अपीलार्थी ने मांग नहीं की थी कि मुझे निरीक्षण करा के प्रतियां दिलाई, उन्होंने केवल जानकारी की प्रतिलिपियां मांगी। लेकिन जहां हम लगा लोक सूचना अधिकारी के पृष्ठभूमि को देखते हुए कि ये गड़बड़ करेगा, जानकारी कुछ मांगी कुछ और भेज देगा, अतिरिक्त पेज में शुल्क मांगेगा ताकि सामने वाला डर जाए, बड़ा शुल्क जमा न
कराए और उसे न देना पड़े, इस तरह की आशंकाएं जिन मामलों में थी कि इसको अपीलार्थी को ये जो जानकारी चाहता है उससे संबंधित अभिलेखों का निःशुल्क अवलोकन कराया जाए और जिन प्रश्नों को ये चिन्हित करे उनकी पठनीय सुस्पष्ट प्रति उसका पालन हो। तो इस मामले में हमारा साफ कहना है कि लक्ष्मण सिंह जी जो कर रहे हैं वो कानून के। एक और महत्वपूर्ण बात इस चर्चा में हम जोड़ना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ लंबित केसों के बारे में बहुत चर्चा हुई और जो मद्रास हाई कोर्ट का आदेश है वो वन और स्वतंत्रता से संबंधित मामलों को प्रायोरिटी देने के बाद अभी वो मुकदमों के जल्दी निपटारे के लिए रिटायर्ड जजों को नियुक्तियां दे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्टों को ये मंजूरी दी। क्या हम में से कोई साथी इसी प्रकार की एक PIL या किसी अन्य माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में आवाज उठा सकते हैं कि जिन सूचना आयोगों में बहुत ज्यादा जल्दी निपटारे के लिए रिटायर्ड सूचना आयुक्तों को या अन्य पात्र रिटायर्ड लोगों को सूचना आयोगों में अस्थायी नियुक्ति दी जाए? ये एक विचारणीय विषय। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सर। जी तो हाँ आदमी सर आपने बहुत ही अच्छी बात रेज की है और सौरभ दास जी से मैं इसमें आग्रह करूंगा कि वो कुछ अपना इसमें जोड़ें आपके इस स्टेटमेंट में। मेरा थोड़ा नेटवर्क की भी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही है। सौरभ दास जी सुन पा रहे हैं? जी जी हाँ जी क्या बोल रहे थे आप? मैं ये कह रहा था आत्मदीप सर ने यहाँ कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, कुछ आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? मतलब जी जी हाँ सर ने जैसे कहा मैं तो मानता हूँ कि जैसे उन्होंने बोला 48 आवर्स का प्रोविजन के बारे में और जो एडहॉक तरीके से अपॉइंटमेंट्स हो, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था जजेस के लिए हो, वैसा कुछ हो। लेकिन दिक्कत सर वहां पे ये है कि एडहॉक के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही एक आर्टिकल है एडहॉक जजेस अगर हम कोर्ट जाए तो कोर्ट को लगेगा कि वो लेजिस्लेशन के रूट के तरफ जा रहे हैं, तो सेपरेशन ऑफ पावर्स जो वो लोग मानते हैं कि हम एग्जीक्यूटिव के मामलों में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, जो एकदम एग्जीक्यूटिव और पार्लियामेंट का ड्यूटीज है उस पर हम लोग दखल अंदाजी नहीं करेंगे। वो लोग फिर बोल सकते हैं कि हम पॉलिसी ऐसा नहीं बना सकते, हम लेजिस्लेशन नहीं कर सकते हैं। वो ज्यादा से ज्यादा वो बोल सकते हैं कि अगर आपको एडहॉक जैसा कुछ प्रावधान चाहिए तो आप गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन भेजिए और सुटेबल अमेंडमेंट्स कराइए RTI एक्ट में। तो कोर्ट से वो हो सकता है एक्चुअली, मुझे लगता है, क्योंकि एक तरह से ये कानून में ही नहीं है तो कानून को इंटरप्रेट करने का कोई सवाल नहीं पैदा होता कोर्ट को कीजिए कि हमें ऐसा रिजल्ट मिले। लेकिन अगर कानून में नहीं है तो वो मुझे नहीं लगता कि वो करेंगे ऐसा कोई भी जज, क्योंकि वो एक तरह से फिर कानून बनाना हो जाता है और कानून बनाना उनका काम नहीं है, ड्यूटी नहीं है, और एक्सप्रेसली मना किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी मना किया है और कॉन्स्टिट्यूशन में भी यही है कि एक दूसरे पे वो नहीं कर सकते। लेकिन हम हमारे जैसे कंसर्न्ड सिटीजन्स जो है वो ये जरूर कर सकते हैं कि जितने पोस्ट एक स्टेट में होने चाहिए कमिश्नर्स के, वो सारे पोस्ट फिल्ड हो, और उसके लिए RTI और चिट्ठियां, रिप्रेजेंटेशन के ऊपर RTI और ये सब कर करके
और ये भी इंश्योर करे कि जो सिलेक्शन कमिटी हो वो किस बेसिस में, ये जो कमिश्नर्स जो लोग अपॉइंट होते हैं वो किस बेसिस में, वो क्राइटेरिया क्या है उनका, ये सब भी निकाले अपॉइंटमेंट होने के पहले। क्योंकि बहुत अच्छा एक जजमेंट भी है सुप्रीम कोर्ट का अंजलि भारद्वाज के मैटर में कि सिलेक्शन कमेटी का जो क्राइटेरिया है वो पब्लिक होना चाहिए, जो वो फॉलो करते हैं क्राइटेरिया किसी भी कैंडिडेट को हाँ या ना बोलने के लिए, शॉर्टलिस्ट करने के लिए, वो सब भी पब्लिक हो। तो ये सब हम कर सकते हैं और इंश्योर कर सकते हैं कि जितने पोस्ट है वो फिल्ड अप हो जाए। और मैं तो जरूर बोलूंगा कि फिर से मैं बोलूंगा कि जैसे केवाईसी कराते हैं हम लोग, नो योर कस्टमर, वैसे नो योर जज भी प्लीज करिए। नो योर जज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर नो योर जज कोई उल्टा पुल्टा जो फेवर में नहीं है ऐसा कोई जज होगा तो फिर हमारा पिटिशन डिसमिस हो जाएगा, और एक बार पिटिशन डिसमिस हो जाए तो बहुत डिफिकल्ट है उसको फिर अपील करना, वो अलग से ज्यादा काम लगता है। तो नो योर जज करके अगर कोर्ट में ले जा रहे हैं तो वैसे कर सकते, तो ज्यादा से ज्यादा हम ये इंश्योर कर सकते हैं कि कमिश्नर्स हमारे अच्छे अपॉइंट हो और सारे सीट्स फिल्ड हो, क्योंकि पेंडेंसी बढ़ रहा है। आनंद जी, मेरा क्वेश्चन था सौरभ जी से। जी हेलो जी, सुरेंद्र जी बताएं। मैं सौरभ जी, मैं भी आयोग के लिए काफी लंबे समय से लड़ रहा हूँ, पीआई लगाई हुई है और सुप्रीम कोर्ट तक चल रहा है मेरा केस सीआईसी आईसी नियुक्ति के लिए, और उसमें 10 लाख रुपए पेनल्टी भी लगी है गवर्नमेंट पे। और रिसेंटली उसमें मेरा अभी सुप्रीम कोर्ट में यही है, लग नहीं रहा केस। मैं यही पॉइंट पे जा रहा हूँ कि एक सीआईसी आईसी कितने केस एक ईयर में डिसाइड करेंगे, उस पॉलिसी मैटर पे ये डिसाइड हो जाए कि अगर मान लो 3000 केस डिसाइड होते हैं साल के, तो 30,000, अगर 20,000 पेंडेंसी है तो 1+7 लगने चाहिए। कोई एक पॉलिसी डिसाइड हो जाए जी, जिससे आने वाले समय में ये, अभी जैसे हरियाणा पंजाब में ये चल रहा है कि वहाँ 8 केस 8,000 पेंडेंसी है। तो मैंने ये सारी काफी जगह से कलेक्ट की है सूचना, सीआईसी दिल्ली से, राजस्थान से, एमपी से, कि केस कितने पेंडेंसी है और कितने जज है और उनका मंथली क्या आ रहा है डिस्पोज ऑफ। तो उसी ब्याह पे अपन लड़ रहे हैं। अब आगे क्या होगा सुप्रीम कोर्ट में, काफी लंबे समय से पेंडिंग चल रही है, एफिडेविट दिया हुआ है। तो मेरा यही है कि अनुरोध कोर्ट से कि जो सिलेक्शन हुए थे 1+5 का कहा था कोर्ट ने और 10 लाख पेनल्टी लगाई थी, तो मेरा बेसिक वही था कि 3000 केस थे उस वक्त पेंडिंग, एक आईसी कर रहा था डिस्पोज ऑफ, तो उस अकॉर्डिंगली 18,000 होते हैं पर ईयर। तो और डे टू डे और बढ़ते हैं, तो उस हिसाब से अकॉर्डिंगली ये आदेश पारित कराया जाए कि ये इस तरह से पॉलिसी हो जाए डिसाइड। मैं भी अभी लड़ रहा हूँ और अभी भी एक कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है। अच्छा, सूचना राजस्थान जोधपुर से बोल रहा हूँ मैं जी। अभी भी नियुक्ति करवाई थी आयोग में, हुआ नहीं था तो नियुक्ति करवाई थी वापस, पोस्टें खाली थी और लगा नहीं रहे थे। अब उस पे कंटेम्प्ट पिटीशन चल रही है। कंटेम्प्ट में भी यही पॉइंट है कि कंटेम्प्ट में भी ये लोग जो कर रहे हैं वो कोर्ट का तो नजरिया, जैसा आप भी कहते हैं हम भी देख रहे हैं, आप भी इससे वाकिफ हैं और भी लोग सब वाकिफ हैं, कंटेम्प्ट में भी यही रहता है 3 महीने का जो ऑर्डर दिया 3 महीने में नियुक्ति करना, और नियुक्ति नहीं की। और जब पिटीशन फाइल, कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करते हैं तो जब एट प्रेजेंट सीएस है मुख्य सचिव, उसको पार्टी बनाया जाए। जब मेरा कंसेप्ट ये है कि जब वो मुख्य सूचना आयुक्त थे जिनको 3 महीने में पालना करनी थी, उन्होंने नहीं की, कंटेम्प्ट उन्होंने किया, आज नया कोई लगा, वो कैसे करेगा? रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है उसकी, पर बट के जो था, जो रहे थे उस वक्त पोस्ट पे थे रेगुलर, जब ऑर्डर हाईकोर्ट ने किया था, तो कंटेम्प्ट उन पे दायर होना चाहिए, न कि आज लास्ट वाले पे। इस बारे में आपका क्या विचार है? मैंने जो अभी क्वेश्चन राइज किए हैं, मेरे वकील को भी मैंने यही बताया है, और वो ही नियुक्ति हो गई है, मुख्य सूचना आयुक्त उनको बना दिया गया और अब उनको मुख्य सूचना आयुक्त बना दिया गया। तो ये कैसी विडंबना है? तो वो सिटिंग मतलब ब्यूरोक्रेट है अभी भी, लेकिन उनको
सूचना आयुक्त बनाया? नहीं, मुख्य सूचना वो पहले मुख्य सचिव थे, उनको पालना करवानी थी, कोर्ट ने डायरेक्शन उनको दिया था मुख्य सचिव को, और वो मुख्य सचिव अब मुख्य सूचना आयुक्त बन के बैठ गए। लेकिन वो रिटायर हो गए। रिटायर्ड होने के बाद में पोस्ट का वापस वैकेंसी निकले उनको बैठा दिया। तो मेरा सबमिशन ये था कोर्ट से कि भाई जब वो क्या बोल रहे थे आप? तो वो मैं बोलता एक्चुअली कोर्ट भी ऐसे कंटेम्प्ट मैटर्स में वो हमेशा पोस्ट के हिसाब से चलते हैं। पोस्ट कोई भी होल्ड कर सकता है, क्योंकि अगर वो चीफ सेक्रेटरी अगर आयुक्त नहीं होता अभी और वो ट्रांसफर कर दिए होते कई दूसरे स्टेट में, तो कोर्ट उनको नहीं बोलता कि वो तार बांट दी। जो कंटेम्प्ट भाई मेन तो जो उस वक्त आज पीआईओ पे पेनल्टी किस पे लगती है? जो जिसने पालना नहीं की। जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन पर कोशिश विडम्बना है ये। आप सही बोल रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया, सही बात है, लेकिन अब वैसे ही है कि टाइटल के हिसाब से चलता है। चीफ सेक्रेटरी जो होगा उस पे पेयर कर रहा हूं और रिटर्न सबमिशन दूंगा मैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट भेजूंगा कि कहीं मैटर तो डिसाइड हो ना, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहेगी फिर। अच्छा है कि हम सबको वैसे ही प्रयास करना चाहिए। अच्छा है कि आप भी प्रयास कर रहे हैं इतने पूरे हम आए पीआई दम के साथ, क्योंकि अभी कोविड के भी लगाई हुई है, कोविड के लिए भी लड़ रहा हूं मैं पीआई पे। ऑक्सीजन मैटर, रेमडेसिविर इंजेक्शन, प्राइवेट हॉस्पिटल, सारे अब ये सब लोग मिलके करेंगे तब होगा। और जैसे शिवानंद जी ने सबको जोड़ा है तो सब कुछ सीखने के मिल गया। जैसे राहुल सिंह जी है, आत्मदीप जी सर है, गांधी सर है, तो उनसे मोटिवेशन भी मिलता है और एक दूसरे से जुड़ के नई चीजें सामने आती है, जिससे अपन आगे बढ़ सकते हैं। ये शिवानंद जी सबके धन्यवाद के पात्र है। थैंक यू सर, थैंक यू। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमें लगता है कि आज हम काफी डिस्कस भी कर लिए हैं। सौरभ दास जी ने भी काफी समय हमें दिया हुआ है, तो हमें लगता है कि अब उन्हें भी हमें छोड़ना चाहिए, और भी उनके पास जरूरी काम होंगे। और इसी तरह से वो हमें उम्मीद है भविष्य में भी आप इसी तरह से सौरभ जी समय उपलब्ध करवाएंगे। और ये डिस्कशन एक फोरम बढ़िया है, लोग हमारे देश के हर कोने से लोग जुड़ते हैं और अपने अपने सुरेंद्र जैन जी जैसे हो गए, और ये सब हमारे साथी जितने भी लोगों ने आपसे प्रश्न उत्तर किए, और बहुत सारे लोग नहीं पूछे, जुड़े रहते हैं, सब आरटीआई में रुचि रखते हैं इस तरह से। और हमें काफी अच्छा लगता है कि हम सब मिलकर के एक दूसरे से कुछ शेयर करते हैं, कुछ आइडिया आ जाते हैं और एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। तो धन्यवाद सौरभ जी, आप हमारे बीच में आए। और आत्मदीप सर, जरूर लास्ट में मैं जरूर ये कहूंगा जी, लास्ट में जरूर मैं ये कहूंगा कि अगर हम लोग सब हर स्टेट में एक दो ऐसे लोग चाहिए जो पूरा दम के साथ आगे बढ़े, और सिस्टम को चेंज करने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। एक दो लोग चाहिए जो पूरे पब्लिक स्पिरिटेड लोग हो, और ऐसे लोगों को मैं जरूर यहाँ पे भी जुड़े होंगे, और ऐसे लोगों को मैं जरूर कहूंगा कि अपना ट्राइब को बढ़ाए, अपने साथ में जो दूसरे साथी होंगे जो इंटरेस्टेड होंगे उनको भी लाने का कोशिश करिए एक साथ। क्योंकि आप जब एक संगठन जैसा बना लेते हैं और 2-3 लोग 4 लोग मिल जाते हैं तो आसानी होती है काम करने में, और साथ में आप एक इंटरेक्शन भी कर सकते हैं सूचना आयोग के साथ कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, ये है, तो ये सब करने में बहुत आसानी हो जाती है। और इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब लोग ऐसे 2-3 लोगों को और अपने साथ जोड़े और ऐसे काम करें। बहुत मिल जाएंगे, बहुत लोग होंगे जिनको पता नहीं है ये सब कैसे करना है, तो एक साथ मिल जाएंगे तो आइडियाज भी शेयर होंगे और साथ में काम भी कर पाएंगे और सिस्टम के लिए भी। हमारे मध्य प्रदेश में तो ये द्विवेदी जी के नेतृत्व में आत्मदीप सर हैं, हम हुए ऐसे, और अभी एक कमेटी बना के बस ये कोविड का थोड़ा सा खत्म हो जाए उसके बाद चालू करेंगे। जी, महाराष्ट्र में भी बहुत अच्छा है, सिविल सोसाइटी जैसे करके काम करती है। मध्य प्रदेश में भी अभी मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे लोग ऐसे करके काम करते हैं, लेकिन कई सारे स्टेट्स ऐसे हैं कि सिविल सोसाइटी वहां पे बहुत ही वीक या है ही नहीं, नेग्लिजिबल है। तो ऐसे लोगों को साथ आना जरूरी है, और अपने अपने स्टेट के सूचना आयोगों को सही करना जरूरी है, क्योंकि सेंट्रल कमीशन तो बहुत ही चकाचौंध उनका बिल्डिंग और उनका सारा रिसोर्सेज है, लेकिन हमारे जो स्टेट कमीशन है, स्टेट में मैक्सिमम करप्शन, मैक्सिमम पॉलिसी का
डेफिशिएंसी होता है, पॉलिसी इनएफिशिएंसी सब स्टेट्स में होते हैं। सेंटर में सिस्टम ठीक है, लेकिन हमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने राज्यों का जो सूचना आयोग है उसको ठीक करें, क्योंकि वहां पे असल जो मैटर्स है वो होते हैं। बिल्कुल मेरा बिल्कुल द्विवेदी सही जी बात है। से निवेदन है, द्विवेदी जी सर, मेरा ये कहना है सर द्विवेदी जी कि भोपाल में अपन एक मीटिंग फिजिकली भी रख ले सर। नहीं तो अभी कोविड के टाइम पे तो अपन वर्चुअली ही ठीक है, और इसके बाद बिल्कुल प्लान चलेगा, और आत्मदीप सर भी हैं, उनसे भी भोपाल या डिस्कस हुआ इंदौर है। में होगा, सब होगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। तब तक आप लोग इसी तरह हाँ। से वेबिनार के माध्यम से वर्चुअली ही जुड़े रहिए, और इसी तरह से जैसे सौरभ जी ने कहा है कि अन्य साथियों को भी इसी तरह से आप लोग जोड़ते रहिए। ये कारमा चलने दीजिए, अभी सब डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, सब बहुत अच्छा चल रहा है, और बहुत ही हम लोग पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस सोच के साथ में बहुत जल्दी भी मतलब नहीं करना है कि मतलब एक कहावत होती है कि बहुत भूख लगती है तो आदमी दोनों हाथों से नहीं खाता। तो हमें लगता है कि थोड़ा सा अभी कोविड का टाइम है, तो हमें थोड़ा सा उसको मानना पड़ेगा, और वो प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी, आत्मदीप सर, और राहुल सर अभी हमारे बीच से हमें लगता है कि क्विट कर गए, क्योंकि उनको जरूरी मीटिंग थी, उन्होंने बताया था। और गांधी सर भी हमारे बीच में जुड़े, हाँ बीरेश वल्लूर सर कर्नाटक से हमेशा ही समय देते हैं। और सभी साथी हमारे जो भी हैं, नित्यानंद मिश्रा जी, देवेंद्र अग्रवाल जी, सुरेंद्र जैन जी, कैलाश सनोलिया जी, गोविंद देशवारी जी, बाकी सभी साथी, हम सबका नाम नहीं ले सकते, आलोक जी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आशीष जी, इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए, धन्यवाद, सादर। सर एक बात कहना चाहूंगा सर।